बच्चों, आज आपको हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को डायरेक्ट प्रभावित करता है। जैसे पहला पॉइंट बताए थे अभिकारक की सांद्रता, याद होगा आपको। दूसरा था टेम्परेचर, ताप। तीसरा था अभिकारक का स्वभाव और चौथा था अभिकारक की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब हुआ कि अभिकारक ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो तीनों अवस्था में अगर अभिकारक को रखिएगा तो तीनों का अभिक्रिया का वेग अलग अलग हो जाएगा। और लास्ट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम चर्चा में लाए थे वो था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक हैं उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट को डाल दीजिएगा किसी भी रिएक्शन पे तो उसके रेट को वो बढ़ा देगा। अगर निगेटिव कैटलिस्ट का प्रयोग कीजिएगा तो उसके अभिक्रिया के वेग को वो घटा देगा। और एक होता है पॉइजन कैटलिस्ट जो अभिक्रिया के गति को पूर्णतः रोक देता है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, जिसकी चर्चा हम पहले वाले क्लास में कर चुके थे। आज जो मेरे चर्चा का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग आणविकता बोलते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन इनसे नहीं रहता है, चाहे इंटर का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी कोई एग्जामिनेशन हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आध यहाँ से आपको मिल जाता है। तो इसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी और अभिक्रिया की कोटि दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, आज हम मेरी विषय का टॉपिक यही है। तो आज सबसे पहले हम बता रहे हैं आणविकता के बारे में। जैसे आणविकता कोई अगर पूछे तो आणविकता को सिंपल वे से हम लोग परिभाषित करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रता के कुल पद को, जितनी अभिकारक का सांद्रता जितने मोल के रूप में भाग लेगा वह उनके लिए आणविकता को परिभाषित करेगा। जैसे कि मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं H2 + Cl2। अब ये रिएक्शन किया और ये बना दिया आपका क्या 2HCl। अब H2 का कितना मोल है 1, Cl2 कितना मोल है 1 और भाग लेके बना दिया कितना मोल 2। ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। हम बताए थे आपको इसको क्या मतलब बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये जो भाग लेने वाला है इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं अभिकारक या इसको लोग बोलते हैं प्रतिकारक। दोनों में से कोई भी आप बोलेंगे, दोनों का मतलब बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता है, जितना भाग लेता है, उस भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रता की जो कुल संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस रिएक्शन में आणविकता का मान कितना होगा, कहेंगे H2 का 1 मोल Cl2 का 1 मोल, तो आणविकता का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लेते हैं CaCO3 का नाम आप ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको अगर आप हीट कर देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया में तो CaCO3 का 1 ही मोल भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 1 होगी। अब आप कोई ऐसा रिएक्शन ले लीजिए, इससे के लिए हम ले लेते हैं N2NH3 ले लीजिए, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल लीजिए और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बनता है N2 + 3H2। यहाँ पे कुछ हम लोग प्रयोग करते हैं Fe उत्प्रेरक का, मोलिबेडनम इसको लोग वर्धक बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, प्रोमोटर इसको वर्धक बोलते हैं हिंदी में। और निम्न ताप का हम लोग प्रयोग करते हैं, निम्न ताप का।
और ये रिएक्शन के पश्चात कुछ एनर्जी निकलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक। हम बताए थे अभिक्रिया दो प्रकार का होगा, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक। एक्सो में अभिक्रिया के पश्चात उष्मा ऊर्जा निकलेगा और इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा को देना पड़ता है। तो यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है। इसीलिए देखिए अभिक्रिया को हम लोग निम्न ताप पे करा रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अलग से अधिक ताप देने की आवश्यकता नहीं है और कम ताप पे अभिक्रिया का गति स्लो हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उत्प्रेरक और मॉलिबेडनम, जिसको वर्धक प्रोमोटर बोलते हैं, इसका हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो टारगेट यहाँ पे है कि आणविकता को कैलकुलेट करना है। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया का कितना मोल भाग ले रहा है? 2 मोल। इसलिए इसकी आणविकता अगर कोई बोले कितनी होगी? 2 होगी। इसकी आणविकता कितनी होगी? 1 होगी। इनकी भी कितना होगी? 2 होगी। यानी आणविकता का जो मान होगा ना, हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, एक पूर्णांक संख्या में होगा। और आणविकता का जो मान होता है ना, वो एक प्रायोगिक मान है, नहीं है, सॉरी, वो एक सैद्धांतिक मान है। सिद्धांत से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो आणविकता है हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, इसका मान 0 कभी नहीं होगा। अब परिभाषा अगर हमको लिखाना होता कि मॉलिक्यूलरिटी की क्या परिभाषा हम दें एग्जाम में, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल सांद्रता पद को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविकता। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 मोल अभिकारक का भाग ले रहा है, इसलिए इसकी आणविकता 2 मोल है। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल भाग ले रहा है, इसलिए इसकी आणविकता 1 मोल है। यहाँ देखिए 2 मोल है, इसकी आणविकता 2 मोल है। तो ये आणविकता का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा और एक क्वेश्चन भी है कि आणविकता का मान 0 कभी होता नहीं है। आणविकता जो है वह एक पूर्णांक संख्या भी है, 0 मान इसका होता नहीं है और इसका जो मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं वह थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये यानी सैद्धांतिक रूप से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रयोग से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपसे आणविकता के बारे में पूछे तो साफ एक शब्द में बोल दीजिए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता का जो कुल पद है, जितना पार्टिसिपेंट है, जितनी भागीदारी है अभिकारकों की किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, वो अभिक्रिया का आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ये बिल्कुल इनसे भिन्न है, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये अगर थियोरिटिकल मान है, ये एक्सपेरिमेंटल मान है। इसका मान अगर 0 नहीं होता है, इसका मान 0 होता है और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितना भाग लिया वो उसकी ऑर्डर या कोटि होगी। भाग लेने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि अभिक्रिया की कोटि को अगर परिभाषित करना हो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह सांद्रता पद जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता हो या अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में सहयोग करता हो। अगर अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करना हो और उसमें अभिकारक के जितने सांद्रता पद का कैलकुलेशन करना पड़ता हो या जितना सांद्रता पद से निर्धारित होता हो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और अभिक्रिया की कोटि आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकेंगे, उसके लिए हमको प्रायोगिक मान जाना पड़ेगा। यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक कैसा मान है? प्रायोगिक मान है और यह एक सिद्धांतिक यानी यह एक थ्योरेटिकल मान है। यह क्या एक थ्योरेटिकल मान है। तो दोनों में अंतर है, कुछ अंतर भी आपको हम लिखाएंगे, तो कॉन्सेप्ट भी देंगे। ये थ्योरेटिकल है, ये प्रायोगिक है। इसका मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान 0 हो सकता है। इसका मान पूर्णांक में होता है, इसका मान 0 भी होगा, पूर्णांक में होगा और भिन्नांक में भी होगा। और ये दोनों का मान अगर देखें, इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा। इनका मान बिना प्रयोग से निर्धारण करना संभव नहीं है, इनके मान को बिना प्रयोग से ही हम निकाल सकते हैं, अन्य सिद्धांत से भी इसके मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो वैल्यू है, दोनों को जो परिभाषा है वो अलग अलग है। आप ध्यान दीजिएगा कि आणविकता जो है वह कोटि के बराबर हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। बहुत ऐसे हैं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी आणविकता का मान 2 है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान उसका 1 है। तो क्यों 1 है? इसलिए 1 है कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के सांद्रता के कुल पद का योग है। अगर कोई अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने से या घटाने से अभिक्रिया के वेग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम उसके अभिक्रिया की कोटि में शामिल नहीं करते हैं। तो हम चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। बहुत सारा इसमें डिफरेंस भी है और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको यहीं थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं।